बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब तक का सबसे बड़ा इजराइल की फौज को जो झटका लगा है वो इस खातून ने लगाया है और इसने इजराइल के पैरों तले जमीन निकाल दी है। ये इतना बड़ा स्कैंडल बन गया इजराइल की फौज के लिए, इतना बड़ा कि 75 सालों में इजराइल की तारीख सारी उलट दी है इस एक औरत ने। ये वाकया इतना भयानक हुआ है कि अपने बेटे के अब जो सबूत हैं वो कब्र से निकालने के लिए ये औरत तैयार है। आप देख सकते हैं वो अपने बेटे की कब्र पर जाकर फूल रखती है और वहां से ऐसा सबूत अब निकालने की तैयारी हो रही है। हुआ कुछ ये है कि जरा कहानी सुनिए A to Z, आपको पता चलेगा कि इजराइल ने इतना बड़ा ब्लंडर किया कि पूरी कौम फौज के जर्नैलों को गिरेबान से पकड़ने को तैयार है। असल में हुआ ये था कि 7 अक्टूबर को हमास ने हमला किया और उसमें इसका ये जो बेटा है आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये भी उस हमले के अंदर एक शेल्टर में मौजूद था। इसने अपनी माँ को मैसेज किया कि उधर हमला हो गया, हमास के लोग आए हैं, मैं क्या करूं। उस वक्त शेल्टर के अंदर एक और फौजी मौजूद था, वो भागा और वो मारा गया। एक और फौजी उसमें मौजूद था, वो भागा और वो जान बचाकर निकल गया। ये औरत जिसका नाम मयान शर्मन है, इसने अपने बेटे रॉन को कहा कि तुमने वहां से नहीं जाना, तुम शेल्टर में ही रहो। और फिर हमास के लोग उसको ले गए। ये 19 साल है और हुआ ये कि उसके बाद ये उसको सुरंगों में ले गए। फिर उसके बाद सिलसिला चलता रहा। अचानक एक दिन खबर आती है कि इसका बेटा मारा गया और उसकी बॉडी वगैरह इजराइल की फौज को मिल गई। हुआ ये कि किसी ने इसको आकर कहा कि आप अपने बेटे का पोस्टमार्टम करवा लीजिए ताकि टॉप्सी से पता चल जाए कि ये इसकी मौत कैसे हुई। इसको ये बताया गया कि हमास ने इसको मार दिया है और इस सारी सूरत हाल में क्या हुआ इसके साथ, इसने सोचा कि बड़ी तकलीफ है, मौत होगी, मुझे क्या ज़रूरत है। उसके बाद अचानक से सूरत हाल ये पैदा होती है कि जो लोग कैद से आते हैं वो आकर बताते हैं कि असल में जो बेटा था इसका वो बिल्कुल ठीक था और उसका बड़ा ख्याल भी रखा जा रहा था। और जो जो लोग आ रहे थे वो बता रहे थे कि वो अंदर हाथ भी नहीं लगाते थे, कुछ कहते नहीं थे। इसको शक पड़ा कि मामला बड़ा ख़राब है, चीज़ें वो नहीं है जो बताई जा रही हैं। अचानक से एक पैथोलॉजिस्ट आता है और वो आकर इसको बताता है कि आपके बेटे की बॉडी मैंने देखी, ना उसके ऊपर कोई गोली का जख्म था, ना मारपीट का था, ना कोई और था, बिल्कुल क्लीन थी। ये मामला कुछ और हुआ है और आपको पोस्टमार्टम करवाना चाहिए था। अब उसने फैसला ये किया कि काम होना चाहिए। अब वो जब सारी उसने रिसर्च की तो पता ये चला कि जिस सुरंग में ये मौजूद था वहां इस्राएल की फोर्सेस ने एक जहरीली गैस छोड़ी और वहां पर जो कैदी थे वो सारे के सारे मारे गए। और बाद में उनका जो नाम लगाया, यानी फिर इस्राएली फौज वहां पर गई कि हम जाकर देखते तो पता ये चला कि वहां पर ये लोग मौजूद थे। अब आप ये देखिए कि हमास के लोगों को, उनको तजर्बा था, वो गैसेस का इस्तेमाल करते हैं, उन्होंने सुरंगें बनाई हैं, वहाँ पर सेहत का बड़ा ख्याल रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें, वहाँ इन्फेक्शन और बहुत सारी चीज़ों का मामला होता है, बॉडी ख़राब होती है। तो उन्होंने ये तमाम की तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखा हुआ था, वो बड़े मेंटेन करते थे अपनी सेहत को, तो उन्होंने अपने आप को बचाया। अब इसका बेटा और 7 कई और लोग मारे गए। अब जब सूरत हाल सामने आई तो इस खातून ने क्लियरली फौज का भांडा फोड़ा और इसने सबूत इकट्ठे किए, सारा कुछ करके इसने पूरी दुनिया में स्टोरी ब्रेक की। आप ये सोचिए कि आज से पहले इस्राइल के अंदर किसी की जुर्रत नहीं थी कि फौज और जर्नैलों के खिलाफ कोई इस तरह की स्टोरी सामने ला सकता। अब हुआ ये है कि मीडिया का सेक्शन हो, हुकूमत का हो, बहुत सारे लोग, अब वो लोग तंग आ गए हैं कि इनकी फौज इतनी मक्कार और झूठ बोलती है कि उसको हमदर्दी कोई नहीं। इसने कहा जी मेरे बेटे को हमास ने नहीं मारा, मेरे बेटे को मारने वाले जो थे वो इजराइल की फोर्सेस के लोग थे, उन्होंने वहाँ पर जहरीली गैस छोड़ी है जिसकी वजह से सारा सामने आया है मामला। अब उसके हाथ जो सबूत लगे वो भी उसने प्रेजेंट कर दिए। अब ये करते करते सूरत हाल इतनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि पता ये चला है कि जितने मरने वाले हैं उनमें बहुत बड़ी तादाद उनकी है जिनको इजराइल की फ़ौज ने या तो स्ट्राइक करके मारा है, या उन्होंने मिसाइल दागे, या उन्होंने जहरीली गैस छोड़ी है। अब सोचे ज़रा कि जब आप गैस छोड़ते हैं तो उसके बाद लोग मारे गए। यही काम इन्होंने सोचा था कि हम सुरंगों के अंदर पानी छोड़ देंगे और उस वक्त मंसूबा नाकाम बनाया गया कि अगर इस सुरंगों के अंदर पानी छोड़ते हैं तो इसराइल समेत दीगर जगहों पर बड़ा शदीद ज़लज़ला आ जाएगा और ज़लज़ला इतना ज़्यादा ख़तरनाक आ जाएगा कि इस सारी सूरत हाल में बिल्डिंग्स गिर सकती हैं
और यहाँ पर था कि वो जो कैदी है वो भी मारे जा सकते हैं, और इनके कैदियों के लवाकिन अब आ रहे हैं और वो इनका गला पकड़ने को तैयार है। ये रोती रही। इसको असल में उस वक्त ये लॉलीपॉप दिया गया। ये देखिए ज़रा मनाजिर, ये अपने बेटे के जनाजे पर है और उसको उस वक्त ये लॉलीपॉप ये दिया गया कि अगर हम पोस्टमार्टम करेंगे तो 1-1.5-2 हफ्ता लग जाएगा और उसके बाद जाकर फिर जनाजा आगा। तो उसने कहा कि अब होने वाला काम तो हो गया है, तो मैं इसको क्यों डिले करूं, क्योंकि वहाँ भी एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि जो मर जाता है उसको जल्दी से ताबूत में और दफना दो, फिर उनकी रूह को तकलीफ होती है। इस तरह के वहाँ पर भी कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं। तो उसने कहा नहीं, ये काम हो जाएगा। अब हुआ ये कि इसको ये सारा कुछ कहकर उन्होंने काम ये सारा कर दिया। अब जब उसको बाद में पता चला तो उसने अब उनकी तस्वीर, डाटा, एक एक चीज जारी करना शुरू कर दी। और पता ये चला कि पैथोलॉजिस्ट जो थे और हर कोई डॉक्टर वो आकर कह रहे थे कि असल में आपके बेटे को हमास ने नहीं मारा, इसको मारने वाले इसराइल की फोर्सेस ही, और इसराइल की फोर्सेस ने ये सारे का सारा जो काम सर अंजाम दिया है वो असल में बड़ा खुफिया दिया है। वो प्लान और मंसूबा इनका नाकाम हो गया और उन्होंने सारा कुछ हमास पर डाल दिया कि असल में ये काम करे। अब इसके बाद इतना ज्यादा इसराइल के अंदर खौफ फैला हुआ है, इतना वो लोग फौज के खिलाफ हो गए हैं, इतना ज्यादा कि पूरी दुनिया के अंदर इसराइल की फौज जो 75 सालों में जो उन्होंने कवर अप किया हुआ था चीजों का, वो जी ये है, वो बड़ी डिसिप्लिन है, वो सारे का सारा भांडा फूट गया। अब असल सूरत हाल ये है कि सिर्फ एक यानी वजह थी, वो लोग अब इनके गिरोबानों तक पहुंच रहे। अब वो अदालतों में जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमने ना तो जर्नैलों को छोड़ना है, ना हमने फौज के आर्मी चीफ को छोड़ना है, ना हमने नेतन्याहू को छोड़ना, हमने किसी को नहीं छोड़ना। अब उनके खिलाफ उन्हीं की अदालतों के अंदर बड़े पैमाने पर केसेस इस वक्त रजिस्टर हो रहे हैं। और उसके बारे में याद रखिएगा, जितने लोग अब मारे गए हैं उनको प्लान ये किया है कि कब्रों से निकाल कर उनका पोस्टमार्टम करेंगे और वहाँ से सबूत ला कर सारे के सारे सामने रखे जाएंगे। और वो जब सबूत सामने आएंगे तो उसके बाद भांडा फूटेगा कि इजराइल की फौजों ने क्या काम किया। अब ये खातून जाती है और अपने बेटे की कब्र के ऊपर फूल चढ़ाती है, वहाँ पर जाकर दुआ करती है, उसको सारा याद करती है। और वहाँ पर अब ये प्लान ये चल रहा है कि गालिबन ये कब्रें खोदी जाएंगी दोबारा और वहाँ से इनको निकाला जाएगा और दोबारा इनके पोस्टमार्टम किए जाएंगे। अब इसराइल की फौज के पैरों तले जमीन निकल गई है, क्योंकि अब देखिए वॉल स्ट्रीट जर्नल ने एक आर्टिकल ब्रेक किया और उसमें उन्होंने इंफॉर्मेशन दी कि हमास के जो टनल्स हैं, ये जो कह रहे हैं सुरंगें, वो 80% अभी तक डिस्कवर ही नहीं हुई, पता ही नहीं है उनके बारे में कि वो कहाँ पर है, कितनी लंबी है। और इजराइल की फौज ने ऐलान कर दिया कि जो जंग है ये 2025 के एंड तक लड़ी जाएगी। पहले 12 दिन का कहा, फिर 31 दिसंबर 2023, फिर कहा कि 6 महीने चाहिए। अब उन्होंने सीधा पहले ही कह दिया है 2 साल तक हमें जंग मजीद चाहिए। अब सोचो 2025 में जब ये आएंगे तो ये आकर कहेंगे कि हमें 2028 चाहिए, हमें 30 चाहिए। पहले इनका प्लान था कि 4-5, किसी ने इनको इंटेलिजेंस रिपोर्ट जो फराम की थी वो इनका प्लान था कि इनके पास ही 2-3 हफ्तों का सामान है। अब प्रॉब्लम ये है कि लड़ाई तो ये रोकने नहीं वाले, जो सबसे बड़ी बात है। इन्होंने आगे से प्लान किया है कि हम लिबनान के साथ भी लड़ाई करने वाले हैं, जिसके बाद मजीद तबाही आएगी। लेकिन जो सबसे बड़ा मामला सामने आया है वो अब इसराइल की फौजों के खिलाफ उन्हीं के लोग अब खड़े हो गए हैं और इतनी बड़ी तादाद में है कि एक तरफ तो देखिए फौज के अंदर जो लोग हैं मारे जा रहे फौजी, उनके खानदान वाले कह रहे हैं कि तुम हमारे लोगों को जानबूझकर मार रहे हो, और दूसरी सूरत हाल ये है कि इन लोगों को बाहर निकाल कर जो सूरत हाल होती है, यानी आप ये सोचें कि गैस छोड़ी, गैस छोड़ने का मंसूबा इतना नाकाम हुआ कि इनके अपने बंदे मारे गए। इवन के कई जगहों पर पता ये चला कि इसराइल की फौज के बड़े कमांडर्स जो थे जिनको वो पकड़ कर ले गए थे वो भी मारे गए। कोई इस बात पर इनसे पूछने को तैयार नहीं था पहले। अब सब पूछ रहे हैं कि हमें ये ना बताओ, हमें ये बताओ 7 अक्टूबर का हमला हुआ कैसे, सिक्योरिटी गायब कैसे हुई तुम्हारी, जर्नैलों को घरों से कैसे उठाया गया। और फिर करते करते ये भी सूरत हाल पैदा होगी कि उन्होंने इनसे पूछा कि तुम हमें ये बता दो कि उसके बाद से अब तक तुम इनको खत्म क्यों नहीं कर पाए। तुम्हारे पास वसला है, पैसा है, इकोनॉमी सारी तबाह हो गई है। यमन का मामला तो छोड़ ही देना कि उन्होंने तो वहां पर जैसे अमेरिका को गले से पकड़े, वो इनको पूछ रहे हैं कि तुम बताओ तुमने अभी तक ये काम क्यों नहीं किया। अब हुआ ये है कि डील इनसे हो नहीं पा रही। इन्होंने जो डील की थी, वहां के अब लोग इनसे क्या डिमांड कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जंग बंद करो, और जंग बंद करने के साथ साथ असल चीज और भी सामने लेकर आओ कि ये जितने भी हमारे लोग मारे गए उनकी तहकीकात। अब इसराइल की फौज
उनकी हुकूमत सारे फंस गए हैं। क्योंकि देखिए जो सबसे बड़ा मामला ये है कि जंग एक दफ़ा रुक जाती है तो छोड़ दो उनको, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से क्या फैसला आया है, वो गजा का मामला क्या है। असल लड़ाई ये है कि वो फौजियों का खानदान और आम कैदी जो हैं वो कह रहे हैं कि इन्होंने हमारे लोगों को मारा है, किसी को स्ट्राइक करके, किसी को इसी तरह। अब करते करते जो बाकी भी दफनाए गए हैं वो भी कह रहे हैं कि हमने जी बॉडियां निकालनी है और वहां पर इनका पोस्टमार्टम होगा और पता ये चले कि हम अपनी फौज के खिलाफ जाए और उनके जर्नैलों को, उनके इंटेलिजेंस इदारों को, एयरफोर्स के लोगों को, सबको कटहरे में लेकर आएंगे। ये पहली मर्तबा इसराइल की 75 साल तारीख में हुआ है। आज से पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि इसराइल में इस तरह का इकदाम हमें देखने को मिला हो कि जहां पर फौज के जर्नैलों को अबोहदों से निकालने की तैयारी हो रही है। अब इसके बाद असल बात जो शुरू होने वाली है वो ये है कि अब दबाव ये बढ़ता जा रहा है कि भाई आप हमारे से डील करें और डील करके इस जंग को ख़त्म करें। नेतन्याहू कह रहे हैं मैंने इस जंग को ख़त्म नहीं करना, अवाम उसके खिलाफ है। जब एक हद तक वो देखेंगे नहीं होगा तो जिन लोगों का हाथ पड़ता है वो तो मुल्क छोड़कर चले जाएंगे। यानी इसराइल की 90 लाख की आबादी में 7 लाख लोग तकरीबन चले गए हैं और बाकी जो रह गए हैं 83 लाख। उन 83 लाख में से भी आप ये समझ लें कि 30 से 35 लाख यानी तकरीबन इनकी आबादी 50 लाख रह जाएगी, क्योंकि लिबनान की जो जंग ये अब छेड़े हैं और इनका प्लान हो गया। इन्होंने वहाँ पर फौज बुला ली है, इन्होंने वहाँ पर F-35 बुला लिया, F-16 है इनके पास और मिसाइल सिस्टम वहाँ पर तैनात कर दिए हैं। यानी जिस जंग को इन्होंने ख़त्म करना था और आवाम कह रही थी अब इस जंग को ख़त्म करें, कैदियों को लेकर आए, वो इस जंग को ख़त्म करने की बजाय जंग को मजीद अगले पैमाने पर लेकर जा रहे हैं। सोचिए उसके बाद क्या नुकसान होगा, उसका अंदाज़ा भी नहीं हम लोग लगा सकते कि कितनी तबाही आने वाली है। इस वक्त पूरे का पूरा जो खित्ता है वो तो लरसने वाला है। लेकिन बड़ी मज़ेदार बात यह है कि ये जो खातून है और इनके जो लोग हैं इनको अब अंदर से खबरें मिल रही हैं। यानी फ़ौज के अंदर जो लोग हैं जो कह रहे हैं कि ये जंग जानबूझकर नेतन्याहू लड़ा है और फौज के सरबराह इसमें मिले हुए हैं या नहीं मिले हुए, वो कह रहे हैं जी हमारे ऊपर प्रेशर है। अब वो अंदर से इन कैदियों के घर वालों को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं कि ये हुआ वो हुआ। अब बताइए एक पैथोलॉजिस्ट आए या एक डॉक्टर अंदर से आए और आकर कह दे कि आपने गलत काम किया है, आपने पोस्टमार्टम नहीं करवाया, आपको अपने बेटे का करवाना चाहिए था, ताकि सारे का सारा सच बाहर आता। तो करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई है कि इस वक्त इस खातून ने केस को जो बढ़ाया, करते करते बाकी सारे खानदान आगे आ गए। अब वो कह रहे हैं कि हमें हमारे से खतरा नहीं है, हमें खतरा असल में है इसराइल की फौज से है और उनके खिलाफ अब अदालतों में केस लग गए हैं। और मजे की बात यह है कि ये वहां पर साबित भी कर देंगे, क्योंकि जब आप साबित कर देंगे तो उसके बाद नेतन्याहू तक भी फंसेगा उनके। देखिए वहां पर मामला ये हुआ है कि कौम की जो अक्सरियत है वो नेतन्याहू के खिलाफ है। वो कहते हैं हम ना फौज पर भरोसा करते हैं ना किसी और पर। और दूसरा करते करते इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से जो फैसला आ गया है उसके बाद अगले 1 महीने के अंदर अंदर इनको मेंटेन करना है सारा कुछ। यानी इनको ये दिखाना है कि हमने यहाँ पर कुछ नहीं किया, हमने जंग बंदी की, हमने आम लोगों को नहीं मारा। वो प्रेशर अलग है, निचली सतह पर प्रेशर अलग है, यमन का प्रेशर अलग है, लिबनान वाली साइड पर प्रेशर अलग है, रूस का प्रेशर अलग है। और करते करते सूरत हाल ये पैदा हो गई कि इसराइल बिल्कुल कॉर्नर की तरफ लग गया है। अब जो रिपोर्ट इनको मिली है वो रिपोर्ट से ये बड़े परेशान है। वो ये कह रहे हैं कि हमें रिपोर्ट ये मिली है कि अगर हम यहाँ पर जंग बंदी कर देते हैं तो कल को इसके बाद एक महाज बनेगा, हमास को पूरी तरह ईरान में बुलाया जाएगा, ऑफिशियल डेलीगेशन होगा, हुकूमत इनकी होगी, चाइना, रशिया, ये सारे लोग आएंगे यहाँ पर आकर कंस्ट्रक्शन करेंगे, बड़े पैमाने पर इन्वेस्टर को बुलाएंगे। तो करते करते गजा को दोबारा रीबिल्ड किया जाएगा, इमदाद मिलेगी। और सबसे बढ़कर बात यह है कि वो कह रहे हैं कि एक दफ़ा जब ये जंग रुक गई और इमदाद का सिलसिला हुआ तो पूरी उम्मत मुस्लिमा में 2 अरब मुसलमान हैं, वो इतना पैसा देंगे कि इस शहर को दोबारा से तामीर किया जाएगा और किसी की ज़रूरत भी नहीं होगी। फिर उसके बाद दोबारा हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा और ये सारा कुछ चूँकि हमास की हुकूमत थी वहाँ पर तो उनकी क़यादत में होगा। और अगला उनका प्लान ये होगा कि हमने इसको बचा लिया है तो अब हमने इसराइल से बाकी अपना लैंड भी लेना है। और चूँकि उनको तजर्बा हो चुका है, अब फिर अगली दफ़ा ईरान, फिर उसके बाद रशिया और ये सारे वो पूरी तरह इनकी मदद करेंगे, पैसा देंगे, टेक्नोलॉजी देंगे ताकि वो इनसे लड़ाई कर सकें। अब ये उनकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हमारे लिए सबसे बड़ा मसला ये है कि हम इस जंग को बंद नहीं कर सकते। अगर हमने इस जंग को बंद कर दिया तो फिर उसके बाद अगला निशाना हम होंगे। बहरहाल कुछ भी कह रहे, इस खातून ने कब्र से निकाल कर सबूत इनके सामने लाने शुरू कर दिए हैं
और सबसे बढ़कर जो मामला ये आया है कि इजराइल की तारीख उलट दी है, यानी वो तारीख जो कभी जिंदगी में कोई उलटने की जरूरत नहीं कर सका वो इस खातून ने उलट दी है। सो लिहाजा इस सारे मामले के अंदर इस वक्त इजराइल की फौज बैकफुट पर है, ना वो आगे जा सकते ना पीछे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।